हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो हमारे रीट एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें साइकोलॉजी को बोलते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षा का मनोविज्ञान देखेंगे। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है वो आत्मा, मस्तिष्क, चेतना, इसके बाद फिर व्यवहार आया। सबसे पहले आत्मा, फिर मस्तिष्क, फिर चेतना, इसके बाद व्यवहार आया और आज भी व्यवहार को ही मानते हैं। तो यहाँ पे आत्मा का विज्ञान अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ और मोएकल। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ और मोएकल ने इसको माना था। आत्मा के विज्ञान को अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ, मोएकल ने। इसके बाद अरस्तु के अनुसार मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियाँ मानी गई अरस्तु के अनुसार, जो स्वतंत्र रूप से ज्ञान उपलब्ध आत्मा को करवाती है, ज्ञान उपलब्ध करवाती है ये आत्मा को। अतः हमारे शरीर में प्रमुख स्थान आत्मा का है। प्रमुख स्थान इन्होंने आत्मा का माना। आत्मा को समझने के लिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। रुडोल्फ गोएकल ने सन 1590 में मनोविज्ञान के प्रथम ग्रंथ साइकोलॉजिया की रचना की। साइकोलॉजिया की रचना रुडोल्फ गोएकल ने की, साइकोलॉजिया की, तथा इस ग्रंथ में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया रुडोल्फ गोएकल के द्वारा। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को तथा इसके जनक अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को, और इसके जनक कौन है? अरस्तु। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी दो से बनी हुई है, साइकी प्लस लोगस। गैरेट के अनुसार पूछे तो साइकोलॉजी 2 से बनी है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन करना। आत्मा का अध्ययन करने वाला साइकोलॉजी का मतलब होता है। 1600 ईस्वी तक आत्मा की परिभाषा का अस्वीकरण कर दिया गया, जिसके निम्न कारण थे। क्योंकि आत्मा अमूर्त विषय परंतु वस्तु थी। आत्मा अमूर्त विषय वस्तु थी, अतः इस पर प्रयोग संभव नहीं थे, इसलिए इसे विज्ञान का दर्जा नहीं दिया गया। आत्मा पे कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए इसको माना ही नहीं कि आत्मा होती है। आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद कुछ भी नहीं होता, इसलिए आत्मा को नहीं माना गया। मन व मस्तिष्क का विज्ञान 16 से 17वीं ईस्वी में माना पोम्पोनोजी ने और जॉन लॉक ने और रिचेरी ने, थॉमस रीड ने। पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड ने मन मस्तिष्क का विज्ञान माना। पोम्पोनोजी के अनुसार मानव की 5 ज्ञानेंद्रियाँ स्वतंत्र रूप से ज्ञान मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती हैं। स्वतंत्र रूप से ज्ञान मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती हैं। पोम्पोनोजी ने साइकोलॉजी को साइकी और लोगस यानी कि मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसी का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। 1700 ईस्वी तक मन था। मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा को फिर इसको अस्वीकार कर दिया गया। इस परिभाषा में वही कमियां रहीं जो आत्मा के विज्ञान में थी। फिर आया चेतना का विज्ञान, चेतन अनुभूति का विज्ञान। विलियम वुंट जर्मनी के थे। विलियम वुंट जर्मनी के, विलियम जेम्स अमेरिका के, जेम्स अली और वॉइस, ये सब से चेतना संवेदना मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप चेतना कहलाती है। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप जो है वो चेतना कहलाती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को संवेदना या चेतना कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है उसे संवेदना या चेतना कहा जाता है। विलियम वुंट ने अपने अध्ययन का प्रमुख केंद्र संवेदना या चेतना को बनाया। विलियम वुंट ने अपने अध्ययन का प्रमुख केंद्र संवेदना या चेतना को बनाया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में बनी। लिप्जिंग विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बना वहाँ पे। प्रयोगशाला जर्मनी में चेतना का अध्ययन हुआ। अंतर्दर्शन
विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया। मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक विलियम वुंट ने बनाया। सन 1880 में विलियम वुंट के प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। 1900 ईस्वी तक आते आते चेतना के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके निम्न कारण थे। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए। मन के 3 प्रकार सिगमंड फ्रायड ने बताए, तो उन्होंने अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन बताया। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की एक अवधारणा 1908 में चेतना को एक बुरा शब्द बताया गया। अब आता है व्यवहार का विज्ञान। जॉन वॉटसन, जेबी वॉटसन बोलते हैं। व्यवहार का विज्ञान जो जेबी वॉटसन ने बताया, व्यवहार का विज्ञान जेबी वॉटसन ने बताया। फ्रेडरिक स्किनर, पावलाव, हल, सीएल हल, विलियम मैकडूगल, क्लार्क हल, इन सब ने व्यवहार का विज्ञान बताया। व्यवहार मानसिक स्थिति का ब्रह्म स्वरूप है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने सन 1908 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। व्यवहार का जनक जेबी वॉटसन को माना जाता है। अब मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, स्कूल, संस्थान देखेंगे। संरचनावाद संप्रदाय जो है विलियम वुंट जर्मनी में, एडलर, वेडफर्ड और टिचनर ने संरचना संप्रदाय माना गया। प्रकार्यवाद संप्रदाय जो हैं विलियम जेम्स मैकिन कैटल। प्रकार्यवाद संप्रदाय कौन है? विलियम जेम्स, अमेरिका के। कैटल भी हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी हैं, और रोलैंड एंजल और जॉन ड्यूबी, ये प्रकार्यवाद संप्रदाय के हैं। व्यवहारवाद संप्रदाय के वॉटसन, स्किनर, सीएल हल, पावलाव, विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ और थॉर्नडाइक, ये व्यवहारवाद के संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है संज्ञानवाद संप्रदाय, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के हैं मैक्स वर्दिमर जर्मनी के, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, वोल्फगंग कोहलर। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है सिगमंड फ्रायड, एडलर, कार्ल जूंग। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है सिगमंड फ्रायड, एडलर और कार्ल जूंग। मानवतावाद संप्रदाय के हैं अब्राहम मैस्लो। मानवतावाद संप्रदाय के हैं अब्राहम मैस्लो। प्रेरकीय संप्रदाय के हैं विलियम मैकडूगल। प्रेरकीय संप्रदाय के हैं विलियम मैकडूगल। संरचनावाद संप्रदाय, निर्मितवाद और निर्माणवाद संप्रदाय। संरचनावाद, निर्मितवाद, निर्माणवाद संप्रदाय के हैं विलियम वुंट जो जर्मनी के हैं। यह मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है। इस संप्रदाय ने सर्वाधिक महत्व संवेदना को दिया जाता है, और विलियम वुंट ने भी अपने अध्ययन को प्रमुख केंद्र संवेदना को बनाया। विलियम वुंट के अनुसार संवेदना की निश्चित संरचना होती है जो कि इंद्रियों द्वारा निर्मित होती है, अर्थात संवेदना का निर्माण ज्ञानेंद्रियों से होता है। निश्चित संरचना होती है। संवेदना, चेतना। संवेदना मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान है और जो कि इंद्रियों से प्राप्त होता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, इनसे प्राप्त होता है संवेदना या चेतना। मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि इसी संप्रदाय और
विलियम वुंट की है। मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि इसी संप्रदाय और विलियम वुंट की देन है। इसी संप्रदाय के द्वारा 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसी संप्रदाय ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया और दर्शन शास्त्र से निकाल भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। सन 1880 में विलियम वुंट के प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। प्राकार्यवाद स्वरूप कार्यवाद संप्रदाय प्राकार्यवाद और कार्यवाद संप्रदाय ये जो विलियम जेम्स अमेरिका के थे। इसमें संवेदना जो होती है वो किससे आती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो संवेदना आती है वो संवेदना से क्या आता है? प्रत्यक्षीकरण आता है। जैसे कि नाम पहचानना, व्याख्या, ये प्रत्यक्षीकरण आता है। विलियम जेम्स अध्ययन का केंद्र है। विलियम जेम्स जो है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में लगाई विलियम जेम्स ने और इन्हें प्रत्यक्षीकरण पे प्रयोग किया। व्यवहारवाद संप्रदाय क्या है? ये वॉटसन ने दिया व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय वॉटसन ने दिया। सन 1930 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वॉटसन ने व्यवहारवाद की घोषणा की। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वॉटसन ने व्यवहारवाद की घोषणा की। इनके अनुसार व्यवहार के विज्ञान से जो वाद विचार निकल ना जाए उसे व्यवहारवाद कहा गया। तो यहाँ पे गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, संपूर्णवाद, पूर्णवाद संप्रदाय ये मैक्स वर्थिमर जर्मनी। इस संप्रदाय का आरंभ जर्मनी के सन 1911 से 12 में हुआ। गेस्टाल्टवाद शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा की गेस्टाल्ट शब्द से हुई जिसका अर्थ संपूर्ण, समग्र या पूर्णाकार होता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण, समग्र या पूर्णाकार होता है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार और चेतना दोनों का विज्ञान है। सबसे पहले आता है संवेदना। संवेदना से सबसे पहले हमारी इंद्रियों से संवेदना आती है। संवेदना से प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण से सूझ, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि से संज्ञान यानी कि समस्या का समाधान होता है। यह संप्रदाय पूर्णता पर यानी कि समग्र, संपूर्ण पर बल देता है। यह संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर कार्य करता है। इस संप्रदाय ने व्यवहारवाद संप्रदाय का विरोध किया। व्यवहारवाद संप्रदाय और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय क्या है? व्यवहारवाद पर मानव, पशु, पक्षी इन पर बल दिया जाता है, मानव, पशु, पक्षी पर, और गेस्टाल्टवाद में मानव पर बल दिया जाता है। व्यवहारवाद में मानव को यंत्रवत मानता है और गेस्टाल्टवाद को ये जो यंत्रवत नहीं मानता, ये क्या मानता है? मानव को मशीन मानता है गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद के संप्रदाय में उद्दीपक, अनुक्रिया, वातावरण, पुनर्बलन जांच से आते हैं और गेस्टाल्टवाद में आते हैं बुद्धि, संज्ञान, सूझ, समस्या समाधान प्रणाली, ये सब। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई, वर्तमान में व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। विलियम वुडवर्थ बोलते हैं। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 को
हुआ। यह यहूदी परिवार से थे। इन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर बन गए। इन्होंने यूरेशिया पर शोध किया, यानी यूरेशिया में हिस्टूरिया यानी कि हिस्ट्रीशिया यानी कि भूलने की बीमारी, हिस्ट्रीशिया भूलने की बीमारी पर शोध किया और पागलों पर अध्ययन किया। सिगमंड फ्राइड यानी कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक ने इस दौरान इन्होंने पाया कि मस्तिष्क एक प्रकार का नहीं होता। इन्होंने मन पर विश्लेषण करके इनके बीच भाग बनाए, जिसे मनोविश्लेषणवाद इसीलिए इनको कहा जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना नैदानिक परिस्थिति से चिकित्सा शास्त्र से हुई। नैदानिक परिस्थितियों से चिकित्सा शास्त्र से हुई। सिगमंड फ्राइड ने कई देशों में कार्य किया। अतः 95 वर्ष की आयु में कैंसर से लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पुस्तक है मनोविश्लेषणवाद, द ईगो एंड इड, अचेतन मन। ये इनकी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे इदम में इड यानी इड जो होता है वो इदम, ईगो अहम, सुपर ईगो परम अहम। तो इदम में क्या आता है? भावना प्लस संवेग आते हैं, मूल प्रवृत्ति आती है, यौन ऊर्जा आती है, दमित इच्छा, असामाजिक, अनैतिक, अमर्यादित, ये सारी चीज़ें इदम में आती हैं। भावना प्लस संवेग, मूल प्रवृत्ति, यौन ऊर्जा, दमित इच्छा, असामाजिक, अनैतिक, अमर्यादित इदम में आती हैं। या इन्हीं की इसको अचेतन मन भी कहा जाता है। इदम को अचेतन मन कहा जाता है। ये जन्मजात 90% जो होती हैं और ये आनंद का नियम भी आता है इसमें, आनंद का नियम। ईगो अहम अर्धचेतन मन, ईगो अहम अर्धचेतन मन, ये अर्जित वास्तविकता का नियम है, अर्जित वास्तविकता का नियम। ईगो अर्धचेतन मन, अर्जित जो चीज़ें होती हैं उसे वास्तविकता का नियम बोलते हैं। सुपर ईगो परम अहम, आदर्श अहम, ये व्यवहार यानी कि चेतन मन में होता है, ये भी अर्जित होता है, ये 10% होता है, नैतिकता के नियम में आता है। तो अचेतन मन में आनंद मन, आनंद जो होता है, सुख होता है, तार्किक मन होता है, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मन, छोटे छोटे बच्चों में प्रधानता अचेतन मन की पाई जाती है। चेतन मन नैतिकवादी, आदर्शवादी, समाजवादी, यथार्थवादी, समाजीकरण, महत्वपूर्ण भूमिका, नैतिक का भंडार, आदर्शों का भंडार, ये चेतन मन में होता है। चेतन मन यानी कि सुपर ईगो चेतन मन। अचेतन कौन सा होता है? इदम, अचेतन इदम, अर्धचेतन होते हैं ईगो अहम, अर्धचेतन यह अचेतन मन और चेतन मन के मध्य की अवस्था होती है अर्धचेतन। याद की हुई बातें अचानक से भूल जाना, हकलाना, हिचकिचाना, ये अर्धचेतन यानी कि अर्धचेतन मन में आता है। इदम इच्छाओं का भंडार, इदम इच्छाओं का भंडार, अनैतिक तरीकों से संतुष्टि प्रदान करना, यह आक्रामक होता है। ईगो यह व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है, यह व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र होता है। ईगो सुपर ईगो आध्यात्मिकता की ओर प्रवृत्ति करता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है सुपर ईगो। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का अचेतन मन महत्वपूर्ण होता है। जैसे व्यक्ति का अचेतन मन होता है वैसे ही व्यक्ति होता है, ये सिगमंड फ्राइड ने बताया। चेतन मन हमारा 10% होता है, अचेतन मन 90% और बीच का जो होता है वो अर्धचेतन होता है। सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार विद्यार्थी को अध्ययनशील और सृजनशील बनाता है तो उसके अचेतन मन को समझना चाहिए। मानवतावाद संप्रदाय, इसमें अब्राहम मैस्लो आशावाद मानवतावाद का जनक, इसमें इनको कहा गया। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव के जीवन में उनकी आवश्यकता थी, उनकी मांगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैस्लो ने कहा कि व्यक्ति को समझने के लिए उनकी
आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उनकी मांगों को समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जिस भोग या आवश्यकता के साथ जीता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही होता है। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत में सबसे पहले जो आता है वो शारीरिक मांग यानी कि दैहिक मांग होती है। फिर इसमें सुरक्षा की आवश्यकता फिर इसमें सुरक्षा की अवस्था के बाद आती है समाज की मांग, शारीरिक, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज की मांग, फिर इसके बाद आत्मसिद्धि आती है। सबसे पहले शारीरिक, सुरक्षा, समाज, सम्मान, आत्मसिद्धि। ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत 5 लेवल तक है, 1 to 5 तक। मनोविज्ञान की विशेषताएं। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक और नियामक का विज्ञान है। विधायक और नियामक विज्ञान है। विधायक और नियामक। मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं? तो ये विधायक और नियामक विज्ञान है। विधायक और नियामक है। व्यवहार का विज्ञान है। मानव, पशु, पक्षी, जैसे कि व्यवहार का विज्ञान मानव, पशु, पक्षी। मनोविज्ञान के नियम, सिद्धांत प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और वैध हैं। कैसे? सिद्धांत प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और वैध। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की विशेषता क्या है? विधायक है, नियामक है, प्रामाणिक है, वस्तुनिष्ठ है, वैध है, सिद्धांतिक है। तो ये आपको लर्न करने पॉइंट, विधायक, नियामक, प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ, वैध, ये इसकी विशेषताएं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। वर्तमान में मनोविज्ञान की लगभग 54 शाखाएं प्रचलित हैं। इनमें से अधिकांश शाखाएं अमेरिका में प्रचलित हैं। सामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में सामान्य व्यक्तियों तथा सामान्य पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव तथा पशु के सामान्य तथा असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा इन दोनों के व्यवहार की तुलना की जाती है, इसलिए इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान को तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा में जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा का जन्म अमेरिका में हुआ। इस शाखा की जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल हैं। बाल मनोविज्ञान के स्टैनली हॉल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक जो है। औद्योगिक मनोविज्ञान। इस शाखा में उद्योगों में कार्यरत नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। इस शाखा में उद्योगों में कार्यरत विभिन्न श्रमिक, मजदूर और प्रबंधकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की इस शाखा में व्यक्तित्व मनोविज्ञान व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का इस शाखा में मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग। नेक्स्ट है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। इंद्रियों से परे ज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान। समाज में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। व्यवहार का उन्नयन, सुधार, परिमार्जन करती है शिक्षा, और मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कॉलसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ ईस्वी जो है वो 5वीं शताब्दी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ होता था। कॉलसनिक के अनुसार B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु की अध्ययन पद्धति से होता है, अतः अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। तो कॉलसनिक ने तो बताया कि 5वीं शताब्दी
यानी कि पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ होता था। कोल्सनिक के अनुसार पूर्व यूनानी दार्शनिकों के साथ होता था इसका शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ। और B.F. स्किनर ने बताया कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति के साथ ही शुरू हुआ है। रूसो की प्राकृतिकवादी विचारधारा, बहुत से मनोवैज्ञानिक इस विचारधारा से शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। रूसो की प्राकृतिकवादी विचारधारा से ही मनोविज्ञान का जनक हुआ है। एडवर्ड वी थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के नियम दिए जिन पर मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रभाव था, अतः थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। थॉर्नडाइक को जॉन ड्यूवी, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी ने अमेरिका के शिकागो में सन 1975 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1915 ईस्वी में सेन गुप्त द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति था या जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना निश्चित और स्पष्ट रूप धारण सन 1920 में किया। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। B.F. स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाए। B.F. स्किनर ने बताया कि इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ना विज्ञान और पढ़ाना कला है। पढ़ना विज्ञान और पढ़ाना कला है शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध शिक्षार्थी और शिक्षण से होता है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन स्टीफन के अनुसार। ट्रो के अनुसार शिक्षा शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। क्रो के अनुसार जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने को वर्णन और व्यवस्था कहते हैं। क्रो के अनुसार जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने को वर्णन और व्यवस्था कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम। इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में अधिगम यानी कि लर्निंग चैप्टर हम शुरू करेंगे। जैसे कि आपके 3 नंबर आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे इसी चैप्टर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब आएँ। मेरी वीडियो जो है जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उसी हिसाब से उतनी चले।